हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो साथियों, आपके लिए सीरीज चल रही है यूपी सुपर टेट की, और इसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। और आपको पता होगा कि स्टडी हंगर्स का ऐप लॉन्च हो चुका है। अगर आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड करें। इसमें बहुत सारे फ्री टेस्ट, स्टडी मटेरियल, बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वैयक्तिक भिन्नता। दूसरा वीडियो हम लाए थे स्मृति विस्मृति के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कल्पना, रुचि तथा ध्यान। बहुत ही छोटे और शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कल्पना के बारे में कि इमेजिनेशन क्या होता है। कल्पना पूर्व अनुभव के आधार पर किसी वस्तु की अनुपस्थिति में भी उस वस्तु के बारे में सोचना कल्पना कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि कोई आपका जो पुराना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आप वर्तमान में किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और वो चीज़ या वस्तु आपके समक्ष उपस्थित नहीं है, फिर भी आप सोच पा रहे हैं, तो यह क्या है? कल्पना है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान के चलिए आप कहीं जाते हैं, या आप मान के चलिए चिड़ियाघर गए और चिड़ियाघर में आपने शेर देखा। उसके बाद आप कहीं पर बात चल रही है, या आपसे कहा गया कि भैया शेर के ऊपर कोई 4 शब्द बताओ। तो अभी शेर तो आपके समक्ष उपस्थित नहीं है ना, लेकिन आप माइंड में उसका क्या करेंगे? इमेजिनेशन करेंगे कि अच्छा, हम वहाँ गए थे चिड़ियाघर में, हमने शेर देखा था, शेर ऐसा होता है, ये वो एक्स वाई जेड। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, कल्पना एक प्रमुख मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अतीत की अनुभूतियों को, यानी कि जो पास्ट, यानी कि जो चीजें निकल गई हैं, अतीत की अनुभूतियों को पुनः संगठित कर एक नया रूप दिया जाता है। यानी कि जो चीजें निकल गई हैं उन चीजों को बार बार मेमोराइज कराया जाता है और उनको एक नया संगठित रूप दिया जाता है। चिंतन करने के लिए हमें कल्पना की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी चीज पर चिंतन करना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज पर चिंतन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी? कल्पना की, इमेजिनेशन की आवश्यकता होती है। मैकडूगल का क्या कहना है कि कल्पना मानसिक व्यापार है तथा अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में चिंतन है। कल्पना क्या है? मानसिक व्यापार है तथा अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में चिंतन है। ऐसा किसका कहना है? मैकडूगल का कहना है। देखिए, जो कल्पना होती है वह दो प्रकार की होती है। उत्पादन कल्पना यानी कि प्रोडक्टिव इमेजिनेशन, और एक होता है पुनरुत्पादन कल्पना यानी कि रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। चलिए बात करते हैं पहले हम उत्पादन कल्पना के बारे में। जब पुराने विचारों के आधार पर, यानी कि कोई आपके जो पुराने विचार हैं उनके आधार पर जब आप नया विचार तैयार किया जाता है, जो पुराने विचार हैं उनके आधार पर एक नया विचार तैयार किया जाता है, तो वह कैसी एक कल्पना कहलाती है? उत्पादन कल्पना कहलाती है। और उत्पादन कल्पना के दो प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला प्रकार है एक रचनात्मक कल्पना, और दूसरा है सृजनात्मक कल्पना। अगर मैं आपसे बात करूं रचनात्मक कल्पना की, तो रचनात्मक कल्पना जो है वह है भौतिक चीजों से जुड़ी हुई होती है। यानी कि जो चीजें भौतिक है, प्रत्यक्ष दिख रही हैं, उन चीजों के बारे में है कौन सी? रचनात्मक कल्पना। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हमने कहा कि एक इंजीनियर है, ठीक है, और एक इंजीनियर एक मकान का नक्शा तैयार करता है, एक मैप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तैयार किया उसने। तो उसने किस चीज के लिए किया? भौतिक चीजों के लिए किया। तो ये जो कहलाया वो क्या कहलाई? आपकी रचनात्मक कल्पना कहलाई। ठीक है। और दूसरी है सृजनात्मक कल्पना, यानी कि ये जो होती है वह अभौतिक चीजों के लिए होती है। कैसी चीजों के लिए? अभौतिक चीजों के लिए। जैसे जो भी कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, यह कोई भी कविता निर्माण करते हैं या कोई भी लेख लिखते हैं, इनके अंदर किस प्रकार की कल्पना होती है? सृजनात्मक कल्पना। और इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें तो किस प्रकार की? रचनात्मक कल्पना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भौतिक चीजों से जो जुड़ी कल्पना है वह कौन सी है? रचनात्मक कल्पना है। अभौतिक चीजों से जुड़ी हुई कल्पना कौन सी है? सृजनात्मक कल्पना है। दूसरा टाइप है पुनरुत्पादन कल्पना। जब एक बार नवनिर्माण या सृजन के बाद में भी नए विचारों का सृजन होता है, तो वह पुनरुत्पादन कल्पना कहलाती है। यानी कि कोई चीज थी, उस चीज से रिलेटेड आपके मस्तिष्क में कोई नए विचार सृजित हुए, उसके बाद फिर किसी नई चीज के लिए आपके मन में विचार सृजित हों, और इस तरीके से श्रृंखलाबद्ध रूप से मान के चलिए वो जुड़ते हुए चले जाए, तो वह कौन सा हो रहा है? रिप्रोडक्टिव यानी कि पुनरुत्पादन कल्पना। जैसे कि आपने कोई एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद अब आप क्या है कि अब आप सोच रहे हैं रिजल्ट के बारे में। ठीक है, कि रिजल्ट कैसा आएगा। रिजल्ट के बाद फिर आप सोचेंगे, मान के चलिए ज्वाइनिंग के बारे में, कि ज्वाइनिंग कब आएगी, उसके बाद सैलरी कब आएगी, तमाम चीज़ों में। यानी कि जब एक बार नवनिर्माण या सृजन के बाद में भी नए विचारों का सृजन होता है,
तो वह कौन सा पुनरुत्पादन कल्पना कहलाती है। बात करते हैं कल्पना की विशेषताओं के बारे में। यह कैसी प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया है। पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचा जाता है, बिल्कुल अभी डिस्कस किया था हमने। उत्पादन विचार यानी कि प्रोडक्टिव थॉट्स आते रहते हैं, और सृजन शक्ति भी विकसित होती है इससे हमारी। ठीक है, तो कल्पना की विशेषताएं क्या क्या है। मानसिक प्रक्रिया है, पूर्व अनुभवों के आधार पर उत्पादन विचार आते हैं और सृजन शक्ति का विकास होता है। हम बात करते हैं कल्पना के लाभ के। कल्पना से क्या क्या लाभ है। बालक को चिंतनशील बनाती है, यानी कि जो कल्पना है वो क्या करती है, बालक को चिंतनशील बनाती है। बालकों को निष्कर्ष तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है, निष्कर्ष तक ले जाती है, यानी कि कोई भी चीज़ का कंक्लूजन निकल के आता है। बालक में सृजनशीलता के गुणों का विकास करती है। बालक को अमूर्त चिंतन की दिशा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये क्या है, कल्पना के लाभ हैं। चलिए, तो ये छोटा सा टॉपिक था कल्पना, जिसको हमने कंप्लीट किया। अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट यानी कि रुचि के बारे में, कि रुचि क्या है। देखिए, रुचि के केस में अगर हम आपसे बात करें तो रुचि शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि रुचि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। और ये जो इंटरेस्ट शब्द है ये कहाँ से आया, लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से आया। किससे आया, लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से आया, और जिसका शाब्दिक अर्थ है लगाव होना। क्या है शाब्दिक अर्थ, लगाव होना। तो आप याद रखें, इंटरेस्ट शब्द किससे आया, लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से आया, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, लगाव होना। क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं, यानी कि कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई हैं। जैसे कि क्रो और क्रो का क्या कहना है, रुचि एक प्रेरक है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा किसी क्रिया के प्रति ध्यान देने को प्रेरित करती है। क्या कहना है क्रो एवं क्रो का, रुचि एक प्रेरक है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा किसी क्रिया के प्रति ध्यान देने को प्रेरित करती है। भाटिया क्या कहते हैं, भाटिया के अनुसार रुचि का अर्थ दो वस्तुओं में अंतर करना है। क्या कहना है, रुचि का अर्थ दो वस्तुओं में अंतर करना है। और ड्राइवर क्या कह रहे हैं, अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। ये तीन डेफिनेशन हो सकता है परीक्षा में कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं, तो आप इनको याद रखें। बात आती है कि रुचि के प्रकार क्या हैं। रुचि दो प्रकार की होती है, आपकी नैसर्गिक और एक अर्जित। जो नैसर्गिक होती है इसे प्राकृतिक भी कहते हैं या जन्मजात रुचि भी कहते हैं। जो रुचियां अपने आप उत्पन्न होती हैं, यानी कि ऐसी रुचि जो अपने आप उत्पन्न हो, वह कैसी है, जन्मजात रुचि है। यानी कि खेलने में जो रुचि होती है, तो हर बच्चे के खेलने में इंटरेस्ट होता है, कैसा होता है, जन्मजात होता है। लेकिन ऐसी रुचि जो अर्जित की जा रही है, वातावरण के प्रभाव से अथवा अपनी इच्छा अनुसार उत्पन्न रुचि अर्जित रुचि कहलाती है। जैसे गाने, पढ़ने आदि। यानी कि हर किसी व्यक्ति को तो शौक नहीं है ना गाने का, हर किसी व्यक्ति को तो शौक नहीं है ना पढ़ने का। या कोई भी व्यक्ति मान के चलिए कोई एथलीट बनना चाह रहा है, ठीक है, तो एथलीट का शौक हर किसी को तो नहीं है। यानी कि जो चीज़ें जिस तरीके का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार जब चीज़ों को चुनते हैं, जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जाता है, वह कैसी है, अर्जित रुचि है। और जो चीज़ें आपकी जन्म से ही आई है, वह कैसी हैं, जन्मजात रुचि है। ठीक है, रुचि की विशेषता के बारे में बात करें। रुचि एक मानसिक शक्ति है। रुचि क्या है, एक मानसिक शक्ति है। रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। मनुष्य की रुचियों में परिवर्तन भी होता रहता है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे हमारी जो एज है, आयु है, वो बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हमारी चीज़ों में भी क्या है, हमारी इंटरेस्ट में भी परिवर्तन आता चला जाता है। रुचियाँ व्यक्तियों और उसके वातावरण की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होती हैं। तो क्या कह रहे हैं, व्यक्ति और उसके वातावरण, यानी कि व्यक्ति का जिस प्रकार का वातावरण होगा उस तरीके के उसके अंदर क्या होते हैं, रुचि विकसित होती है। बात करते हैं कि अधिगम में रुचि का महत्व क्या है। तो पाठ्यक्रम निर्माण करने हेतु छात्रों की रुचि का विशेष महत्व है। यानी कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा होता है तो वो कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टफुल होना चाहिए। यानी कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट आए, बच्चों की उसमें रुचि जागृत हो। शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन को दूर करना। अगर आप मान के चलिए शिक्षक के लिए भी है, अगर आप उसे रुचिबद्ध तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो एक ही बच्चा क्या है कि एक ही क्लास में कई वर्ष लगा लेता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, लेकिन ज़बरदस्ती एक ही बच्चा एक ही क्लास में पढ़ रहा है, तो इस चीज़ को दूर करने में भी। लेकिन जब आप इंटरेस्ट तरीके से, रुचिबद्ध तरीके से उसे पढ़ाएंगे तो उसका इंटरेस्ट आएगा उसमें। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता की दृष्टि से, यानी कि हर व्यक्ति की जो रुचि है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है।
विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण करने में, जितने भी क्लास में या स्कूल में जो भी एक्टिविटी कराई जाती हैं, उनमें भी किसका रोल है? इंटरेस्ट का रोल है, यानी कि बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। रुचि उत्पन्न करने की विधियां, ऐसी कौन कौन सी विधि हैं, यानी कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनके द्वारा बच्चों में उत्पन्न रुचि उत्पन्न की जाती है? पहला, विषय वस्तु को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इससे शिक्षण रोचक बनता है, यानी कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हों तब ऑडियो विजुअल जो भी चीज़ें हैं आपके पास, उनका क्या है, आपको उपयोग करना चाहिए, जिन्हें टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। जब आप पढ़ाते समय शिक्षण सहायक सामग्री जो भी हैं, बेस्ट से बेस्ट यूज़ करनी चाहिए, जिससे बच्चों का क्या है, उसमें इंटरेस्ट जागृत हो और बच्चा उसको बेहतर तरीके से सीख पाए। कक्षा में शिक्षण कार्य कराते समय छात्रों की अधिक से अधिक सहभागिता। जब आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं कक्षा में, तब बच्चों का भी उसमें पार्टिसिपेशन लीजिए। बच्चों से कहिए कि आप भी इस चीज़ में क्या है, एक्टिव रहें, या कोई भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करें, या ऐसी कोई प्रोजेक्ट उसे दें जिससे उनमें सहभागिता का गुण विकसित हो और उनका इंटरेस्ट जागृत हो। वाद विवाद डिबेट जो कराया जाता है खेल विधि के द्वारा, पर्यटन, कहानी आदि विधियों का प्रयोग करके भी बच्चों में इंटरेस्ट जागृत किया जा सकता है। नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़ कर देना चाहिए। जो बच्चों को आप नई नॉलेज दे रहे हैं उसको आप किससे कनेक्ट कर दीजिए, उनके पुराने ज्ञान से जोड़ दीजिए। छात्रों को समय समय पर पुरस्कार व प्रमाण पत्र द्वारा प्रोत्साहित करें। ऐसा क्या होगा, पुरस्कार और प्रमाण पत्र देने से बच्चों में मोटिवेशन आएगा और बच्चों का उस चीज़ में क्या होगा, इंटरेस्ट जागृत होगा। थकान होने पर छात्रों को पूर्ण आराम देना चाहिए। जब लगे आपको कि बच्चे थकान हो चुके हैं, यानी कि थक चुके हैं, अभी बच्चों का पढ़ने में मन नहीं है, तो बाकायदा उनको रेस्ट देना चाहिए। बालकों की रुचि का मुख्य आधार उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, अतः शिक्षक को उनकी जिज्ञासा जागृत रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि टीचर को क्लास में पढ़ाते समय और इस तरीके की एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी का भाव जागृत हो, जिज्ञासा का भाव ज़्यादा से ज़्यादा जागृत हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट किया हमने रुचि के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं ध्यान के बारे में। अटेंशन, ध्यान भी कहते हैं, कुछ जगह पर अगर हम बात करें तो अवधान भी लिखा होता है, एक ही बात है। ठीक है, देखिए ध्यान की बात करें तो चेतना का केंद्रीयकरण की ध्यान कहते हैं, यानी कि जब आप पूरा का पूरा फोकस किसी एक जगह पर कर दें तो वह क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। चेतना को किसी वस्तु पर केंद्रित करने को ध्यान या अवधान कहते हैं। जैसे कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों से कहते हैं कि बेटा ध्यान से पढ़ो सब लोग, यानी कि पूरा फोकस कहाँ कर दें, जो आप पढ़ा रहे हैं उस पर बच्चे अपना ध्यान केंद्रित कर दें। अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता चेतना को केंद्रित करना है, यानी कि अगर बच्चे क्या है, चेतना केंद्रित करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए चीज़ों को सीखेंगे तो बहुत जल्दी तरीके से सीख जाएंगे। ध्यान एक मानसिक क्रिया है जिसमें चेतन मन का प्रयोग किया जाता है, या चेतन मन का प्रयोग आवश्यक है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का ही होना जरूरी है। यानी कि आप कैसी स्थिति में हो, चेतन की स्थिति में हो, यानी कि जो आपको सिखाया जा रहा है उसे आप अच्छे से सीख सकें। डम्बल क्या कहते हैं, डम्बल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ध्यान कहलाता है। कोई दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। ऐसा किसका कहना था, डम्बल का कहना है। बात आती है ध्यान के प्रकार। तो ध्यान दो प्रकार का होता है, जैसे कि ऐच्छिक ध्यान और एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक ध्यान की अगर हम बात करें आपसे, तो अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऐसे ध्यान को ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। इस तरह के ध्यान में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, यानी कि जब आप बिल्कुल फोकस होके पढ़ रहे हैं तो आप क्या है, और उसके पीछे आपका उद्देश्य है कि मुझे जो परीक्षा आ रही है, जो सुपर टेट आ रहा है, मुझे क्या करना है, उसको क्रैक करना है, मुझे उसको किसी भी स्थिति में निकालना है। तो पूरा का पूरा फोकस करते हुए आप खुद से उस चीज़ पे अपना ध्यान दे रहे हैं, तो ये कैसा ध्यान है, ऐच्छिक ध्यान है, आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। लेकिन एक है जैसे अनैच्छिक ध्यान, जब अपनी इच्छा न होने के बाद भी किसी वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो ऐसे ध्यान को अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है और आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि कहीं मान के चलिए स्कूल के बगल से क्या हुआ कि बारात निकल के गई, तो आप ना चाहते हुए आपका ध्यान कहाँ चले गया, वहाँ चला गया। या कहीं जोर से मान के चलिए गाना बजने लगा तो आपका ध्यान वहाँ चला गया। तो जब आप अपनी इच्छा ना होने के बाद भी वहाँ पर आपका ध्यान जा रहा है तो वो कैसा है, अनैच्छिक ध्यान है।
लेकिन जब आप खुद से अपनी इच्छा अनुसार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो वो कैसा है, ऐच्छिक ध्यान है। ठीक है, बात आ रही है ध्यान की विशेषताएं। ध्यान में मन को एकाग्र और स्थिर किया जाता है। क्या किया जाता है, ध्यान में मन को एकाग्र और स्थिर किया जाता है। ध्यान में मानसिक शक्तियों के विकास के लिए क्रियाएं की जाती हैं जो कि योग से संबंधित है। योग भी तो एक तरीके से यही है जो आपके फोकस लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो आपकी मानसिक शक्तियों का क्या होता है, ध्यान से विकास होता है। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ कारक हैं जो कि क्या करते हैं, ध्यान को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला कारक के अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। आंतरिक कारक, ऐसे आंतरिक कारक क्या क्या हैं, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे पहले आवश्यकता। आवश्यकता होने पर हमारा ध्यान उस चीज़ की तरफ केंद्रित हो जाता है जो आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी कि आपको मान के चलिए किसी चीज़ की आवश्यकता है, आपका एग्ज़ाम आ रहा है सुपर टेट का, और आपको आवश्यकता है कि हमें मान के चलिए चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है। तो अब आपको उस चीज़ की क्या है, ज़रूरत है, और आप क्या है ढूंढेंगे कि ये चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो आपके माइंड में गया कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो सकती है यूट्यूब से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, क्योंकि उस समय आपको क्या है, उस चीज़ की आवश्यकता है। दूसरा है लक्ष्य। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारा ध्यान उस लक्ष्य पर होना आवश्यक है। जब आपका कोई लाइफ का गोल है, लक्ष्य है, उस पर आपको अगर प्राप्त करना है तो उस पर आपका पूरा फोकस होना जरूरी है। जो आपका मेन टारगेट अभी क्या है, जैसे सुपर टेट, तो आपका पूरा फोकस उस पर होना जरूरी है, तो ही आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आदत। जिन कार्यों की हमारी आदत होती है उन पर हमारा ध्यान स्वतः ही केंद्रित हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आदत से तात्पर्य है कि जैसे मान के चलिए कि शाम को आपकी आदत है कि 10 बजे आप घर का लॉक लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही घड़ी में आपके 10 बजते हैं या 10:30 बजते हैं, आपको याद आ जाता है, अरे क्या करना है, आज घर का लॉक लगाना है, लॉक नहीं लगा अभी। तो क्यों, क्योंकि वो आपकी क्या है, डेली की हैबिट है, आदत है। तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक कहाँ चला गया, उस पर। या आपकी गाड़ी बाहर रखी, आप डेली क्या है, शाम को जब सोते हैं तो गाड़ी को अंदर रखते हैं, तो आपको ध्यान, अरे गाड़ी आज बाहर रखी है, अंदर रखनी है। तो ये क्या है, आदत है आपकी, डेली की आदत है, तो उस पर ऑटोमेटिक आपका ध्यान चला गया। मानसिक दशा, मन कभी प्रसन्न होता है तो कभी दुखी होता है। यदि मन प्रसन्न है तो ध्यान को केंद्रित करने में अधिक आसानी रहती है। जैसे अभी बहुत से बच्चों ने यूपी टेट दिया, ठीक है, बहुत से बच्चों ने अभी सी टेट दिया। तो जो बच्चे सी टेट में क्वालिफाई हो गए, यूपी टेट में क्वालिफाई हो गए, वो तो कैसे हैं, हैप्पी हैं, और आराम से किसकी तैयारी करेंगे, सुपर टेट की तैयारी करेंगे। तो उनका तो अच्छे से मन लग जाएगा, ध्यान केंद्रित हो जाएगा। लेकिन जो बेचारे बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई हुए हैं, नहीं निकाल पाए इसको, उनका मन कैसा रहेगा, दुखी। कोशिश तो करेंगे और चीज़ों को पढ़ने की, लेकिन कैसे हैं, दुखी मन से करेंगे। ठीक है, तो लाइफ के किसी भी क्षेत्र में मैं बात करूं तो मानसिक दशा रोल निभाती है। ये तो थे आंतरिक कारक जिसमें हमने डिस्कस किए थे। अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं बाह्य कारक कैसे। तो बाह्य कारक में उद्दीपक की तीव्रता। उद्दीपक की तीव्रता हमारे ध्यान को जल्दी आकर्षित करने में सफल होती है। जैसे मोबाइल पर गाने सुनने की बजाय आपका ध्यान डीजे की ओर अधिक केंद्रित होता है। यानी कि आप मान के चलिए मोबाइल पर गाने सुन रहे हैं और कहीं दूर डीजे बजने लग जाए, तो आपका तुरंत ध्यान कहाँ चला गया, वहां पर। क्यों, क्योंकि उद्दीपक कैसा था, ज़्यादा तीव्रता किससे, जो आपके पास उद्दीपक था उससे। उद्दीपक से तात्पर्य यहाँ पर किसी भी विषय वस्तु से बात हो रही है। ठीक है, उद्दीपक की विचित्रता। जब किसी उद्दीपक में विचित्रता दिखाई देती है तो हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित हो जाता है। मान के चलिए आप कहीं घूमने गए और उस टूरिस्ट प्लेस पर आपको कोई व्यक्ति जो दिखा जो कि बिल्कुल एकदम अजीब पहनावा पहने या अजीब दिखता है, तो आपका ऑटोमेटिक क्या है, वहां पर उस पर ध्यान चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी के सामान्य उद्दीपक यानी कि सामान्य लोगों में वह कैसा है, विचित्र है। उद्दीपक की गति। गति करता हुआ उद्दीपक स्थिर उद्दीपक की अपेक्षा हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित करता है। बिल्कुल, मान के चलिए आप कहीं बैठे हुए हैं और एक और व्यक्ति है जो कि आपसे, या आप बैठे हैं थोड़ी सी दूर पे, आप एक और व्यक्ति बैठा है, तो आपका ध्यान इतनी जल्दी इस पर नहीं जाएगा। और एक व्यक्ति है जो कि बार बार आ रहा है, इधर उधर जा रहा है, आपके सामने से निकल रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक ध्यान उस पर जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि स्थिर उद्दीपक की अपेक्षा कैसा उद्दीपक, गति करते हुए उद्दीपक पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है। उद्दीपक की पुनरावृत्ति। जो वस्तुएं हमारे सामने बार बार आती हैं उनकी ओर हमारा ध्यान अपने आप आकर्षित हो जाता है। तो मान के चलिए आप किसी शादी में गए, वहाँ पर आपने किसी व्यक्ति को देखा, और वही व्यक्ति आप जहाँ कोचिंग पढ़ने जाते हैं वहाँ पर आया, तो आप कह रहे हैं इसको देखा कहीं, अच्छा इसको यहाँ देखा, और वही व्यक्ति मान के चलिए कुछ दिनों बाद फिर आपको मिला। तो जैसे जो जो उद्दीपक या जो वस्तुएं आपके सामने, जो व्यक्ति या कोई भी XYZ चीज़
बार बार आती हैं तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान उस पर चला जाता है। बात आती है कि बच्चों में ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे बच्चों का जो फोकस लेवल है वो ज़्यादा बढ़े। तो जो पाठ है, पाठ को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके पढ़ाने से छात्रों का ध्यान शीघ्र केंद्रित होता है। विषय वस्तु से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे मॉडल, चार्ट, मानचित्र आदि का प्रयोग करना। जो भी आपका विषय वस्तु है उससे संबंधित आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या करें, उपयोग करें। तो इससे भी बच्चों को ध्यान केंद्रित अच्छे से कर पाएंगे बच्चे। विद्यालय व कक्षा का वातावरण ऐसा हो कि बालक को किसी प्रकार का डर तथा बाध्यता का अनुभव ना हो। यानी कि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम फ्रेंडली नेचर में बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और बच्चों को उनकी अभिव्यक्ति के भी अवसर दें। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ा रहे हैं और आपके डर के मारे बच्चे क्लास में कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं। विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कि जो भी टॉपिक है आपका उसके प्रति बच्चों की रुचि जागृत करिए, क्योंकि जिन क्रियाओं में छात्रों की रुचि होती है उनके सीखने में उनका ध्यान भी केंद्रित होता है। जिन चीज़ों में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उनको वो जल्दी कैच कर लेते हैं। ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करें जिसमें छात्रों की सहभागिता हो। खेल खेल में विधि जो है वो भी एक इसी का उदाहरण है जिसमें बच्चों की सहभागिता होती है। ठीक है, या कोई भी परियोजना प्रोजेक्ट विधि पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन भी हो और बच्चे उसको जल्दी से सीख पाए। शारीरिक शिक्षा व शिक्षा में विभिन्न खेलों का उपयोग करें। जो भी आप बच्चों को फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं उनमें बहुत से जो गेम्स हैं उनको उपयोग करें। और शिक्षक को सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कठिन भाषा का नहीं। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हों तब आप सरल शब्दों का प्रयोग करें, कठिन शब्दों से आप बचें। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक थे छोटे छोटे जिनको हमने आपसे डिस्कस किया, कल्पना, रुचि और ध्यान। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।